हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 67। शक्ति काशी को उससे प्यार न करने की वजह बता चुका था। साथ ही शक्ति ने पहली बार विष्णु से भी अपनी दिल की बात कही। वह बचपन से ही काशी को बहुत पसंद करता था, लेकिन हालात ऐसे थे कि वह काशी को अपना नहीं सकता था। शक्ति ने किशोर को फोन लगाया और उससे शिवम के साथ मीटिंग फिक्स करने को कहा। शक्ति और किशोर के बीच क्या रिश्ता था ये तो शक्ति ही जानता था। इन सब में काशी का दिल टूट चुका था और वो सीधा घर चली आई। हालांकि सारिका के पूछने पर उसने झूठ कह दिया, क्योंकि वह अपना दर्द किसी और से बांटना नहीं चाहती थी। अपने कमरे में बिस्तर पर लेटे हुए काशी रोती रही। उसे इस वक्त बहुत तकलीफ हो रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। शक्ति के बारे में उसने किसी को नहीं बताया था सिवाय गौरी के, और गौरी भी इस वक्त उसके पास नहीं थी। रोते रोते काशी को नींद आ गई। सारिका उसके कमरे में आई तो देखा काशी सो चुकी है। उसने प्यार से काशी के सर पर हाथ घुमाया और उस कंबल उड़ाकर चली गई। मुन्ना गौरी के साथ घाट की सीढ़ियों पर खड़ा था। शिवम आदमियों के साथ उन दोनों के बगल से निकल गया, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। शिवम के जाने के बाद मुन्ना गौरी को साथ लेकर घाट से बाहर चला आया। बाहर आकर उसने वंश को देखा, लेकिन वंश वहां नहीं था। तो उसने गौरी से कहा, आपने कहा था वंश यहीं है, लेकिन वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आया तो था, शायद चला गया होगा, गौरी ने कहा। ठीक है, हम आपको घर छोड़ देते हैं, मुन्ना ने अपनी बाइक पर आकर बैठते हुए कहा। मुझे घर नहीं जाना, गौरी ने एकदम से कहा तो मुन्ना उसे हैरानी से देखने लगा। गौरी उसके पास आई और कहा, एक्चुअली वो अनु आंटी सबके साथ मार्केट आई है, तो मैंने उनसे कहा कि मैं उनसे वहीं मिलूंगी। तो ऐसा करो, मुझे मार्केट छोड़ दो। ठीक है, आइए, मुन्ना ने बाइक स्टार्ट करते हुए कहा। तो गौरी उसके पीछे आ बैठी। पहली बार गौरी मुन्ना की बाइक पर बैठी थी। मुन्ना को अच्छा लग रहा था। साथ ही वह ये भी ध्यान रख रहा था कि कहीं जाने अनजाने में गौरी उससे टच ना हो जाए। बनारस की गलियों में बाइक लिए मुन्ना चला जा रहा था। आज उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी और होंठों पर मुस्कुराहट। गौरी बनारस को देख रही थी। हाँ, कुछ तो बात थी शहर में कि उसे महसूस हो रहा था। बाइक जैसे ही मार्केट में पहुंची, गौरी की आंखें चमक उठी। रंग बिरंगी दुकानें, बनारसी दुपट्टे, चूड़ियों की छोटी छोटी दुकानें। अचानक गौरी की नजर एक दुकान पर गई जहां पैरों में पहनने वाली झांझर लटक रही थी और बहुत ही खूबसूरत भी लग रही थी। गौरी ने एकदम से मुन्ना के कंधे पर हाथ रखा और कहा, ए रोको रोको रोको। मुन्ना ने बाइक रोक दी तो गौरी उतरी और उस दुकान के सामने आकर कहा, एक्सक्यूज मी, जरा वो पायल दिखाना। मुन्ना ने बाइक को स्टैंड पर लगाया और गौरी की तरफ चला आया। उसने देखा गौरी बड़े ही शौक से पायलों और झांझरों को देख रही थी। भैया, ये वाले दे दीजिए, गौरी ने दुकान वाले से कहा। 250 रुपए हो गए बिटिया, दुकान वाले ने गुलाबी पन्नी में उन झांझरों को लपेटते हुए कहा। ये लीजिए। गौरी ने अपना कार्ड निकालकर दुकान वाले की तरफ बढ़ा दिया तो वह हंसने लगा और कहा, अरे बिटिया, हम इसका क्या करेंगे, हमें रुपए दो। ओ, लेकिन मेरे पास कैश नहीं है, गौरी ने कहा। ये लीजिए। मुन्ना ने अपने पर्स से 500 का नोट निकालकर दुकान वाले को देते हुए कहा, अरे तुम क्यों पे कर रहे हो, मैं बाद में काशी के साथ आकर खरीद लूंगी, गौरी ने कहा। अगर कोई चीज पसंद आए तो उसे ले लेना चाहिए, इससे पहले कि कोई और उसे ले जाए। मुन्ना ने गौरी की तरफ देखकर कहा। मुन्ना की ये कुछ कुछ बातें गौरी के दिल में उतर जाया करती थी। गौरी एकटक मुन्ना को देखने लगी तो मुन्ना ने अपने पर्स को वापस जेब में डालते हुए कहा, चले। हाँ हाँ, गौरी ने जैसे नींद से जागते हुए कहा। दोनों जाने के लिए जैसे ही मुड़े, अनु ने उनके पास आकर कहा, अरे मुन्ना गौरी, तुम दोनों साथ साथ, शायद तुम गौरी को छोड़ने आए हो। हाँ माँ, लेकिन आप ऐसे, गाड़ी ले आती आप, मुन्ना ने कहा। बेटा, तुम तो जानते हो ना बनारस की गलियां इतनी तंग है कि इनमें गाड़ी आना मुश्किल है, इसलिए मैंने गाड़ी को नुक्कड़ पर ही पार कर दिया। और वैसे भी शॉपिंग का मजा तो पैदल ही आता है। क्यों गौरी, अनु ने कहा। बिल्कुल आंटी,
गौरी ने भी मुस्कुराकर कहा, तो फिर चले। और ये काशी कहाँ रह गई? कहा तो था आ जाएगी। अनु ने कहा, आंटी मैं उसे फोन करती हूँ। गौरी ने अपना फोन निकालकर काशी का नंबर डायल करते हुए कहा, मुन्ना तुम चलोगे हमारे साथ? मुन्ना ने पूछा। माँ आप सब कीजिए ना, हम क्या करेंगे जाकर? मुन्ना ने कहा, अरे रहने दीजिए आंटी, इनको शॉपिंग के बारे में कुछ नहीं पता, अभी थोड़ी देर पहले ही देखा है मैंने। गौरी ने कहा तो मुन्ना मुस्कुराने लगा और कहा, हम घर जा रहे हैं, हमें थोड़ा काम है। ठीक है, अनु ने कहा और काशी की तीनों दोस्तों को लेकर वहां से चली गई। मुन्ना भी अपनी बाइक की तरफ बढ़ गया। चलते चलते उसका मन हुआ कि एक बार पलटकर गौरी को देख ले, लेकिन नहीं देखा। पर गौरी ने पलटकर जरूर देखा था और मुन्ना के सीधेपन पर वह मुस्कुराए बिना ना रह सकी। गौरी ने काशी को फोन लगाया तो फोन सारिका ने उठाया और बताया कि काशी घर में है और सो रही है। गौरी समझ गई कि जरूर काशी और शक्ति के बीच कुछ हुआ है, इसीलिए काशी इतना अपसेट है और वह बाकी सबको उस बारे में बताकर परेशान करना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने अनु से झूठ ही कह दिया कि काशी बनारस में अपने किसी दोस्त के घर गई है, नहीं आ पाएगी। ऋतु, प्रिया और गौरी ने अपने और काशी के लिए शॉपिंग की। चारों का बिल प्रिया और गौरी ने अपने कार्ड से पे किया। वहीं अनु ने भी उनके लिए अपनी तरफ से कुछ ना कुछ गिफ्ट्स खरीद लिए, लेकिन इस बार खुद के लिए कुछ महंगा नहीं खरीदा, क्योंकि पिछली बार हार वाला किस्सा उसे अभी तक याद था। एक दुकान पर प्रिया, ऋतु और गौरी कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी देख रही थी। गौरी की नजर वहां रखे बैंड्स पर पड़ी तो वह उन्हें देखने लगी। देखते हुए उसकी नजर हाथ में पहनने वाले एक बैंड पर गई जिस पर लिखा था क्रेजी बॉय। वो पढ़ते ही उसे वंश की याद आ गई। उसने वंश के लिए खरीद लिया। दोपहर तक सब शॉपिंग में बिजी थी और उसके बाद घर चले आए। कृष्णा ने सबके लिए खाना बना दिया था, इसलिए सबने खाना खाया और उसके बाद अनु ने मुन्ना से कहा कि वे काशी के दोस्तों को घर छोड़कर आए। मुन्ना सबके साथ गाड़ी में आ बैठा। गौरी इस बार भी उसके बगल में ही थी और ऋतु, प्रिया पीछे। प्रिया को मुन्ना में कोई इंटरेस्ट नहीं था और अब तक तो ऋतु भी समझ चुकी थी कि मुन्ना को गौरी पसंद है, इसलिए उसने भी अब मुन्ना पर ध्यान देना छोड़ दिया और बनारस में अपने इस वेकेशन को एंजॉय करने लगी। मुन्ना तीनों को लेकर शिवम के घर पहुंचा। मुन्ना को किसी काम से बाहर जाना था, इसलिए वह अंदर नहीं आया और सीधे ही चला गया। उसे काशी की हालत का अंदाजा तक नहीं था। गौरी, ऋतु, प्रिया अंदर आई तो सारिका ने मुस्कुराकर कहा, घूम लिया बनारस, कैसा लगा? बहुत अच्छा है आंटी, काशी कहाँ है? ऋतु ने कहा, वो अपने कमरे में है, तुम सब चलो, हम सबके लिए चाय भिजवाते हैं। सारिका ने कहा। तीनों काशी के कमरे में चली आई। काशी सोकर उठ चुकी थी। उसकी आंखें देखकर गौरी ने उसके पास बैठते हुए कहा, क्या हुआ काशी, सब ठीक है ना? काशी ने गौरी को देखा तो उसके गले लगकर सिसकने लगी। पहली बार दिल टूटने का दर्द कुछ अलग ही होता है और तकलीफ भी ज्यादा होती है। गौरी उसे चुप करवाने लगी। ऋतु, प्रिया भी उसके पास आ बैठी और ऋतु ने कहा, क्या हुआ है काशी, तुम रो क्यों रही हो? हाँ काशी, प्लीज बताओ तुम्हें क्या हुआ है? प्रिया ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा। काशी ने अपने आंसू पोंछे और कहा, हमें तुम सबको कुछ बताना है। कहते हुए काशी ने उन तीनों को शक्ति के बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दिया। गौरी को पहले से पता था, इसलिए उसे शक्ति के बारे में जानकर ज्यादा हैरानी नहीं हुई, लेकिन ऋतु और प्रिया थोड़ा हैरान हुई कि काशी ने दोस्त होकर उन दोनों से ये बात छुपाई। लेकिन काशी उनकी दोस्त थी, इसलिए प्रिया ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, परेशान मत हो काशी, देखना एक दिन वो अपने इस फैसले पर बहुत पछताने वाला है। तुम्हारे लिए लड़कों की कमी नहीं है, एक ढूंढोगी 100 मिल जाएंगे, लेकिन वो 100 से एक की कमी पूरी नहीं कर सकते, काशी ने नम आंखों के साथ कहा। गौरी ने देखा तो महसूस किया कि काशी शक्ति से बहुत ज्यादा अटैच हो चुकी है, इसलिए उसे इतनी तकलीफ हो रही है। उसे कैसे भी करके काशी को इन सबसे बाहर निकालना था, इसलिए उसने काशी की तरफ आते हुए कहा, उस शक्ति को तो मैं वो मजा चखाऊंगी कि वो याद रखेगा कि उसने किसकी दोस्त को रुलाया है। अच्छा छोड़ो ये सब काशी, और ये देखो, बताओ कैसी है?
गौरी के हाथ में झांझर देखकर काशी ने कहा, ये तो बहुत सुंदर है। तुमने ये कब खरीदी? दिखाओ मुझे। वाह, ये कितनी ब्यूटीफुल है। रितु ने गौरी के हाथ से झांझर लेकर देखते हुए कहा। मैंने नहीं खरीदी, किसी ने खरीद कर दी है। गौरी ने शरारत से पहेलियां बुझाते हुए कहा। अच्छा, बनारस में तेरा चाहने वाला कौन आ गया, जरा हम भी तो जाने। प्रिया ने कहा। वो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? गौरी ने कहा। अच्छा, मत बताओ, लेकिन जिसने खरीदी है अगर वो तुम्हें अपने हाथों से पहनाता तो ये ज्यादा खूबसूरत लगती है ना? रितु ने भी गौरी की टांग खींचते हुए कहा। तो गौरी को मुन्ना की याद आ गई और उसका दिल धड़क उठा। उसने रितु के हाथ से झांझर लेते हुए कहा, स्टॉप इट गाइस, मैं तो बस काशी का ध्यान भटकाने के लिए ऐसी बातें कर रही थी। हम ठीक हैं, काशी ने उदासी भरे स्वर में कहा। अगर ठीक हो तो फिर मैं अंकल से जाकर कह दूं कि कल जो लड़का तुम्हें देखने आया था वो तुम्हें पसंद है। गौरी ने फिर शरारत से काशी को चिढ़ाते हुए कहा। तो काशी ने चिढ़ते हुए पास पड़ा कुशन उसे फेंक मारा और कहा, ए ये क्या, रुक, तुझे मैं बताती हूँ। कहते हुए गौरी भी उसकी तरफ चली आई और फिर उन दोनों में कुशन फेंकने की होड़ लग गई। ऋतु प्रिया भी शामिल हो गई और आखिरकार काशी मुस्कुरा दी। शाम में शिवम और मुरारी शक्ति से मिलने पहुंचे। शिवम और मुरारी किशोर की बताई जगह पर पहुंच चुके थे। शक्ति अभी तक नहीं आया। तीनों शक्ति के आने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद शक्ति वहां आया। उसे देखते ही शिवम के होंठों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। शक्ति ने शिवम को देखा तो उसकी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर नफरत के भाव छलक आए। किशोर ने देखा शक्ति आ चुका है तो उसने कहा, आप सब बात कीजिए, हम बाहर हैं। किशोर वहां से चला गया क्योंकि किशोर के सामने शक्ति की पहली शर्त यही थी कि उसे शिवम और मुरारी से अकेले में बात करनी है। किशोर के जाने के बाद शक्ति ने शिवम की तरफ बढ़ते हुए एक नजर देखा तो शिवम ने कहा, सोचा नहीं था इतने सालों बाद तुमसे ऐसे मुलाकात होगी। क्यों, मुझे जिंदा देखकर हैरानी हो रही है। शक्ति ने नफरत भरे शब्दों में कहा। तुम्हारा गुस्सा जायज है शक्ति। शिवम ने जैसे ही कहा शक्ति ने गुस्से से कहा, आपने हमारे माँ बाप का खून किया है, हमारे सर से उनका साया छीन लिया, हमें अनाथ बना दिया और आपको लगता है हमें आप पर गुस्सा नहीं आएगा। इतने सालों से जो गुस्सा हमारे मन में दबा है वो आज बाहर निकलेगा। शिवम गुप्ता, क्यों मारा उन्हें? क्या गलती थी उनकी? क्यों मजबूर कर दिया हमें इतने सालों बाद फिर से तुम्हारे सामने आने के लिए और तुमसे उनकी मौत का बदला लेने के लिए? क्यों? शक्ति ने दर्द और तकलीफ से तड़प कर कहा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? शिवम भैया ऐसा कुछ नहीं किए हैं, कांट संट पक्के जा रहे हो बे तुम? मुरारी ने कहा। उसने शिवम के लिए जब यह सब सुना तो उससे रहा नहीं गया। हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं, हमें इस आदमी से बात करनी है जिसने हमारे साथ ये सब किया। क्या चाहिए था? पैसा, नाम, शोहरत या कुछ और? बचपन से लेकर हमें अब तक अनाथों की तरह जीने पर मजबूर किया है इस आदमी ने। हमारा कोई घर नहीं है, हमारा कोई परिवार नहीं है, हमारे पास जीने का कोई मकसद तक नहीं है, सिर्फ इसकी वजह से। शक्ति ने दर्द भरे स्वर में कहा। गुस्से और तकलीफ के भाव उसकी आंखों से साफ झलक रहे थे। तुम जानते भी हो इनके बारे में, ऐसे ही गलत इल्जाम लगाए जा रहे हो। मुरारी ने भी गुस्से से कहा। मुरारी, बोलने दो इसे, ये वही कह रहा है जो इसे बताया गया है। शिवम ने शक्ति की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन भैया ये कुछ नहीं जानता है। कहते हुए मुरारी शक्ति के सामने आया और कहा, सच जानना है ना तुमको? सच का है जी, हम बताते हैं। ये जो आदमी तुम्हारे सामने खड़ा है ना, ये कोई खूनी नहीं है, बल्कि तुम्हारे पिताजी का दोस्त है। जब तुम 12-13 साल के थे तब तुम्हारे पिताजी शिवम भैया से पहली बार मिले थे इसी बनारस में, जब उन्होंने इनकी जान बचाई थी। शिवम भैया का शुक्रिया अदा करना चाहते थे, लेकिन उन्हें एहसान जताकर नहीं। उन दिनों तुम्हारे पिताजी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। शिवम भैया ने तुम्हारे पिताजी के लिए एक नौकरी और घर का इंतजाम करवाया। तुम्हारी पढ़ाई पर कोई फर्क नहीं पड़े इसलिए उन्होंने बिना कुछ सोचे तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्च उठाया। एक शाम तुम्हारे पिताजी ने बहुत परेशानी में शिवम भैया को फोन किया
और कहा कि उन्हें बहुत कुछ जरूरी बात करनी है। वो दिवाली की शाम थी। शिवम भैया तुम्हारे घर पहुंचते इससे पहले ही लोगों ने उनकी हत्या कर दी और उसे हादसा दिखाने के लिए घर में आग लगा दी। तुम्हारी आंखों के सामने वो जलकर राख हो गए और तुम कुछ नहीं कर पाए। तुम भी उनके साथ उस आग में जलकर मर जाना चाहते थे उस वक्त। जानते हो तुम्हें रोकने वाला कौन था? ये इन्हीं के हाथ थे जिन्होंने तुम्हें रोका था। शक्ति ने सुना तो शिवम की तरफ देखने लगा, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। मुरारी आगे कहने लगा, तुम्हारा घर और परिवार तो शिवम भैया नहीं बचा पाए, लेकिन तुम्हें वो इस दलदल में रहना नहीं देना चाहते थे। उन्होंने तुम्हारी सारी जिम्मेदारी खुद पर लेने का फैसला कर लिया। तुम्हारे पिताजी की जो भी जमीन थी उसे तुम्हारे नाम करवा दिया, ताकि जब तुम 18 के हो जाओ तब तुम उसे अपने तरीके से इस्तेमाल कर सको। लेकिन तुम्हारे माँ बाप के ना होने की वजह से उन्हें वहां अपना नाम लिखवाना पड़ा। ये बात सुनकर शक्ति के जहन में वो कागजात आए जिनमें शिवम का नाम लिखा था, और उन कागजों को उन्होंने शिवम के घर पर देखा था। शक्ति खामोशी से सब सुनता रहा। मुरारी कुछ देर खामोश रहा और फिर कहने लगा, शिवम भैया तुम्हें लेने तुम्हारे गांव भी गए थे, लेकिन पता चला कि तुम वहां से कहीं चले गए हो। उन्होंने तुम्हारी तलाश करवाई, लेकिन तुम नहीं मिले। तुम कभी लौट कर आओगे सोचकर उन्होंने तुम्हारे जले हुए घर को वापस पहले जैसा करवा दिया। शायद तुमने कभी जाकर देखा ही नहीं। जिस आदमी ने तुम्हें ढूंढने के लिए दिन रात अपने आदमियों को काम पर लगाए रखा, जिन्होंने हमेशा तुम्हारे अच्छे के बारे में सोचा, उस इंसान पर ऐसा घटिया इल्जाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? मुरारी की बातें सुनकर शिवम खामोश रहा, लेकिन शक्ति उसकी तरफ देखने लगा। शिवम उसके पास आया और कहने लगा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसका हमें आज भी दुख है। तुम्हारे पिताजी जिस फैक्ट्री में काम करते थे, वहां केसर नाम का आदमी अपने गैर कानूनी काम करता था, और यही बात बताने के लिए उस दिन तुम्हारे पिताजी ने हमें फोन किया था। लेकिन वो हमें कुछ बताते इससे पहले ही केसर के आदमियों ने उन्हें मार डाला। हम उन्हें नहीं बचा पाए। तुम्हारा गुस्सा जायज है शक्ति, लेकिन उस एक इंसान के लिए न जाने तुमने कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया है। तुमने अपने कितने ही दुश्मन बना लिए हैं। हम काफी पहले तुम्हें जान गए थे, बस इंतजार कर रहे थे कि तुम खुद हमारे पास आओ। केसर और उसके आदमी पकड़े जा चुके हैं। उनके सब गैरकानूनी धंधे भी बंद हो चुके हैं। प्रताप और हमारे बीच दुश्मनी सालों पहले से है। उसने सिर्फ तुम्हारे गुस्से और नफरत का फायदा उठाया है। कहते हुए शिवम ने अपने कुर्ते की जेब से कागज निकाले जो शक्ति के घर के थे। उसने वो कागज शक्ति की ओर बढ़ाकर कहा, किसी की जान पैसे से बढ़कर नहीं होती है। हमने इन्हें सिर्फ संभाल कर रखा तुम्हारी अमानत समझकर। शक्ति की आंखों में जो गुस्सा था वो अब नमी में बदल गया। उसने प्रताप की बात का भरोसा करके शिवम को गलत समझ लिया। शक्ति को खामोश देखकर शिवम ने किशोर से ली हुई गन वहां पड़ी टेबल पर रखी और कहा, हम मौत से नहीं डरते हैं, बल्कि हम डरते हैं खुद को गलत समझे जाने से। जो सच था वो हमने तुम्हें बता दिया। इसके बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे माँ बाप को हमने मारा है तो उठाओ वो बंदूक और उतार दो उसकी सारी गोलियां हमारे सीने में। हम उफ तक नहीं करेंगे। शक्ति ने सुना तो शिवम की आंखों में देखते रहा और फिर बंदूक उठाकर एकदम से शिवम पर तान दी। तो दोस्तों ये था मैं तेरी हीर भाग 67। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए क्या काशी मुन्ना को बताएगी शक्ति और अपने रिश्ते के बारे में? क्या गौरी अभी भी मुन्ना और वंश के बीच कंफ्यूज है? क्या शक्ति चलाएगा शिवम पर गोली? जानने के लिए सुनते रहिए मैं तेरी हीर।